हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, यूपीएसआई का डेट आ चुका है और उस कड़ी में आप सभी को मूल विधि को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मूल विधि से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो अधिनियम हैं, उनको हम यहाँ पर यूट्यूब पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो आज तक पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो एक एक एक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम सूचना के अधिकार पर बात करेंगे। सूचना के अधिकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सूचना के अधिकार का दूसरा पार्ट, फिर उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सभी चीजों को एक साथ कंक्लूड करेंगे। तो प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा। आज की क्लास को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं पेन टैब से पढ़ाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी क्लासेस होती हैं ऑफलाइन और चीज़ें, तो शाम को थोड़ा सा समय मिलता है। तो मैं आपके लिए ये चीज़, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मूल विधि समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सभी के लिए कि वो सभी छात्र जो मूल विधि को लेकर के परेशान हैं उन सभी का वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकूं। तो प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान से एक एक चीज को नोट करिएगा। जैसे आज की क्लास में हम बात करने चल रहे हैं कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये क्या होता है। सूचना का अधिकार, मैं आपसे अगर कहूं क्या होता है तो आप बताएंगे कि भाई यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। यानी जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन टर्म है, ये कैसा अधिकार है? यह आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, यह एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। ध्यान दीजिएगा कि यह आर्टिकल 19 के 1 में देखने को मिलता है। यानी यह किस प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है? यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। आरटीआई की जरूरत या फिर सूचना के अधिकार की जरूरत क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भ्रष्ट है या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप कहें तो आप कह सकते हैं कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आवाज है। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या है? यह एक बड़ा कदम है, एक बड़ा कदम है। क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाकी मैं आपको, जो भी बच्चे अंकेश पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम पर होंगे उनको मैं इस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, जैसे क्या होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसे आप इसमें और भी बातें, जैसे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विभागों के कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो भी सरकारी अधिकारी हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो जिसको जानना है कि आपके कार्य की स्थिति क्या है, या फिर कर्मचारी जिसको आपने कोई काम बताया है या जिससे आपको कोई काम है, या फिर जो विभाग है उस विभाग ने आपके कार्य को या फिर उसके पास क्या अधिकार है, इन सभी बातों की जानकारी आपको यहाँ से पता चलती है। तो आप कह सकते हैं कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी विभाग के कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, तो हम अगर कहें कि भारत में अगर आरटीआई की बात करें तो
भारत में जो आरटीआई है वो 2005 से शुरू किया गया। 2005 से राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ क्या इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में पूछा जाए सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे स्वीडन में। स्वीडन कहाँ पर? स्वीडन में सन 1766 ईस्वी से, सन 1766 ईस्वी से राइट टू इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। वहीं पर मैं आगे जैसे बात करूं कि भारत में आरटीआई का जो सबसे पहला मांग है वो कहां से देखने को मिलता है। भारत में आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन का सर्वप्रथम मांग, सर्वप्रथम मांग कहां पर, तो आप बता देंगे कि यह राजस्थान में देखने को मिला। राजस्थान में सबसे पहली बार आरटीआई का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। आरटीआई को लेकर के पहली बार यहां पर चीजें डिमांड की गई। आरटीआई को कानूनी मान्यता देने वाला, आरटीआई को कानूनी मान्यता देने वाला पहला राज्य, आरटीआई को कानूनी मान्यता देने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने बच्चा कि सबसे पहला राज्य किसने आरटीआई को अपने यहाँ कानूनी मान्यता दी, तो आप बताएंगे तमिलनाडु। और दूसरा पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे गोवा राज्य जो है दूसरा राज्य था जिसने इसको क्या किया, कानूनी मान्यता दिया। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको 1990 के दशक में, 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, मजदूर किसान शक्ति संगठन मामले में आरटीआई का पहली बार प्रयोग किया गया। मामले में पहली बार आरटीआई का प्रयोग किया गया। ठीक है, साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं, यानी जो सूचना का अधिकार 2005 है, जो आरटीआई 2005 है, आरटीआई 2005 के अंतर्गत आपको क्या, इसमें कितनी धाराएं हैं और कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको बता दूं यहाँ पर टोटल जो धाराएं चैप्टर्स हैं यानी अध्याय, इसके टोटल जो चैप्टर्स हैं साथी वह हैं 6। कितने? 6। और इसके जो टोटल सेक्शंस हैं यानी कुल धाराएं जो हैं, टोटल सेक्शंस कितनी है? 31 है। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि आरटीआई भारत के अंदर कब इसको अधिनियमित किया गया और ये कब लाया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि पारित कराना अलग चीज होता है। तो ये पारित हुआ था 15 जून 2005 को, और इसको लागू कब किया गया, यानी यह प्रवृत्त कब हुआ, ऐसे शब्द यूज होता है। प्रवृत्त को लागू कहा जाता है। लागू कब किया गया, तो यह 12 अक्टूबर सन 2005 को लागू किया गया।
15 जून को क्या किया गया, लाया गया है। 12 अक्टूबर 2005 को क्या, यह लागू किया गया है। कुल धाराएं कितनी है बच्चा, 31 है। चैप्टर्स कितने हैं, आप बता देंगे कि सर चैप्टर्स टोटल 6। आगे बढ़े। उम्मीद है कि यहां पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा साथी, कोई भी कंफ्यूजन किसी साथी को नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा जब हम इसके आगे इसके बारे में बात करें कि इसके अंदर जो धाराएं हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं उनकी बात करें, इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो महत्वपूर्ण धाराओं में सबसे पहले आप देखेंगे धारा 2 का ए। धारा 2 का ए क्या कहता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार। यानी हम ये कह सकते हैं कि धारा 2 के ए में बताया गया है विधि द्वारा स्थापित या गठित सरकार, विधि द्वारा स्थापित या गठित सरकार। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके बाद आगे हम बात करें साथी कि ये जो विधि के द्वारा स्थापित सरकार होती है ये या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। किसमें बताया जा रहा है, सेक्शन 2 के ए में बताया गया। ठीक है, अब जैसे सभी प्रकार की जो धाराएं होती हैं उनके सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम और परिभाषाओं के बारे में बात किया जाता है। अगर आप मूल विधि कभी पढ़े हों तो आप लोगों को ये पता होगा कि जितने भी अधिनियम या एक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर में आपको सेक्शन 1 के अंदर क्या देखने को मिलता है, संक्षिप्त नाम एवं परिभाषाएं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो जाता है, तो इस वजह से इसको आप अपने से समझ लेंगे, बहुत कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद इसी में जब हम आगे बात करते हैं सेक्शन 2 का ई, सेक्शन 2 का ई, इसी में आप इसको अंग कहते हैं। सेक्शन 2 का 5वां पार्ट जो है जिसे हम कहते हैं, ये किस लिए होता है, ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करता है। कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करें तो ये होता है लोकसभा और विधानसभाओं के मामले में। यहाँ पर कौन कॉम्पिटेंट होता है, अध्यक्ष होता है। लोकसभा और विधानसभाओं के मामले में कौन होता है कॉम्पिटेंट अधिकारी, तो आप बताएंगे, एक सेकेंड। लोकसभा विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा को इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनमें अध्यक्ष क्या होता है, मेन कॉम्पिटेंट यानी सक्षम अधिकारी। इसको हम सक्षम अधिकारी भी कहेंगे ना, सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी कहा जाता है किसको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। यहां पर लोकसभा और विधानसभा के लिए अध्यक्ष कॉम्पिटेंट। वहीं पर राज्यसभा और विधान परिषद के मामले में कौन आपको सूचना का अधिकार बताएगा, सूचना के बारे में बताएगा, सूचनाएं दिलाएगा, राज्यसभा और विधान परिषद। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए आप कह सकते हैं सभापति, जो स्पीकर होता है, सभापति स्पीकर होता है, ठीक है बच्चा, सभापति।
वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको जानना है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश, यानी हम कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मुख्य न्यायाधीश। वहीं पर आगे आपसे कहा जाए हाई कोर्ट के मामले में कौन होगा, तो हाई कोर्ट के मामले में जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है। वहीं पर जो ट्रिब्यूनल होते हैं, जो प्राधिकरण होते हैं, प्राधिकरण के मामले में केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति होता है और राज्य के लेवल पर राज्यपाल, और यूटी अगर रहे तो यूटी में प्रशासक होता है। ठीक है। और उसके बाद हम अगर कहें कि जो सेक्शन 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 2 का एफ, सेक्शन 2 का एफ जो है वो क्या देता है, इन जो सूचना होती है, सूचना कहते किसको है, सूचना की परिभाषा, सूचना की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको ये जो 2 के एफ में बताया गया है, इसको इस सूचना को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, यानी इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सूचना होता है, कि सूचना के अंतर्गत आता क्या क्या है, सूचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज, दस्तावेज। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा ज्ञापन, ज्ञापन जैसे अगर आपको कहीं किसी प्रकार का धरना या प्रदर्शन करना होता है तो आप ज्ञापन देते हैं ना, थाने पर या फिर कहीं पर। ठीक है। वहीं पर ईमेल, ईमेल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। आप ओपिनियन के माध्यम से, मत के माध्यम से, आप सलाह के माध्यम से, एडवाइस, आप प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस रिलीज जिसे कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, आप परिपत्र के माध्यम से, परिपत्र के माध्यम से, परिपत्र को सूचना के अंतर्गत रखा जाता है। आदेश को सूचना के रूप में देखा जाता है। आपके लॉग बुक को भी सूचना के नजरिए से देखा जाता है। आपका जो संविदा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, इसको भी सूचना के रूप में देखा जाता है। जो आपका रिपोर्ट है, जो सैंपल्स है, जो नमूना है, रिपोर्ट है, मॉडल है, आंकड़े हैं, डेटा जिसे कहते हैं, डेटा है। प्राइवेट कंपनी के जो डेटा होते हैं उसको भी सूचना में रखा जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी सूचना के अंतर्गत आती हैं साथी। सूचना किसे कहते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आता है, आएगा कि सूचना के अंतर्गत आपने इतनी चीजों के बारे में पढ़ा कि सूचना के अंतर्गत आपका दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा, रिपोर्ट, मॉडल, डेटा, these are the parts which will be considered as what information, ये इंफॉर्मेशन की तर्ज पर काउंट किए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अंतर्गत हम जब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथी, ध्यान दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं 2 का एच, 2 का एच या ज, ये किस लिए बताता है, ये क्या बताता है, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक
अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी मतलब लोक प्राधिकारी की परिभाषा कौन क्या है? लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी की परिभाषा क्या है? ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी है, किसको पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा? यानी किसी अधिकारी को या निकाय को, अधिकारी यानी ऑफिसर, या फिर किसी सरकारी बॉडी को यानी निकाय को, या फिर आप कह लीजिए संस्था को या इंस्टीट्यूशन को आप क्या मान रहे हैं यहाँ पर? पब्लिक अथॉरिटी के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे एनजीओ भी होती है, गैर सरकारी संस्था होती हैं, उनको भी लोक प्राधिकारी के रूप में देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इनको आप तभी क्या मानेंगे, लोक प्राधिकारी तभी मानेंगे जब इनको संसद क्या करे? अनुमति दे दे, यानी कानूनी रूप से इनकी मान्यता दे दे। ठीक है, जैसे हमने अभी एक शब्द बोला साथी, एनजीओ जो होते हैं यानी जो गैर सरकारी संस्थान होते हैं, अगर ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है तो दिस विल नॉट कंसीडर एज पब्लिक अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यानी एनजीओ सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहेंगे? तभी उसको आप क्या कहेंगे बच्चा? पब्लिक अथॉरिटी के रूप में देखेंगे। उसके बाद हम बात करें आगे सेक्शन 2 का जे, या फिर इसी को इया कहते हैं। सूचना के अधिकार की परिभाषा यहां पर बता दी गई है। सूचना के अधिकार की परिभाषा, सूचना के अधिकार की परिभाषा क्या है? आप इसको ऐसे कह लीजिए कि जो आरटीआई है यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, वह अधिकार है वह अधिकार है जो जो एक्ट के अंतर्गत किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। पब्लिक अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसी एक्ट के तहत पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। अब देखिए, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है, जैसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसमें बहुत कुछ शामिल होता है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर डॉक्यूमेंट अकेले, या फिर जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके बाद जो नोट्स होते हैं यानी जो टिप्पण होते हैं, जैसे जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स होते हैं, जो फ्लॉपी होता है, फ्लॉपी, जो फ्लॉपी होता है, मीडिया कैसेट होते हैं, टेप होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सबको यहाँ पर क्या रखा जाता है? सूचना के कैटेगरी में, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है, उन सबको सूचना के अधिकार की परिभाषा के अंतर्गत रखा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि जो सूचना का अधिकार है भारत के अंदर सभी लोगों को प्राप्त है, यानी सेक्शन 3 में बताया गया कि आरटीआई देश के सभी नागरिकों को यानी सभी सिटीजन्स को प्राप्त है।
सभी सिटीजन्स को प्राप्त, इंपॉर्टेंट है। कोई भी आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांग सकता है, तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिक भारत से सूचना नहीं मांग सकते। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। नागरिक शब्द को आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करिएगा। क्या नागरिक शब्द इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है बच्चा। उसके बाद मतलब आपको बस इस सेक्शन 3 में ये पता होना चाहिए कि सभी सिटीजन्स को ये प्राप्त है। सिटीजन्स वर्ड आप समझ गए तो सब समझ गए। सेक्शन 4 की बात करें तो यहाँ पर लोक प्रधारी, जो प्रधारी क्या कहते हैं, वो लोक जो अथॉरिटीज होती हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, यानी उनके जो कर्तव्य हैं, उनकी बाध्यताएं हैं, उसकी बात यहाँ पर की गई है। यानी आप कह सकते हैं कि जो लोक प्राधिकारी हैं, की बाध्यता, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, बाध्यता आप ये कह सकते हैं कि ये उनका कर्तव्य होता है, इस वजह से आप इनको इसको बाध्यता के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हमने 2-3 बातें सीखी कि सेक्शन 1 में आप बताएंगे भाई संक्षिप्त नाम और चीजों के बारे में बताया गया। 2 में क्या बताया गया, 2 में आपका जो भी स्थिति है सूचना को लेकर के। 3 में आप सभी सिटीजन्स की बात करते हैं कि सभी सिटीजन्स को सूचना का अधिकार प्राप्त है। 4 में आप बता रहे हैं कि लोक प्राधिकारियों को कुछ बाउंडेशंस हैं, पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं उनकी कुछ बाउंडेशंस हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम सेक्शन 5 की बात करें। सेक्शन 5 जो है वो क्या कहता है, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम, यानी जो डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन होते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी स्थिति के बारे में। ठीक है, लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम का पदनाम। ठीक है, लोक प्राधिकारी मतलब क्या, पब्लिक अथॉरिटीज, पीए बोलते हैं इनको, पब्लिक अथॉरिटीज बोला जाता है। अपने इनके अधीन जो कार्यालय होते हैं, जो मतलब जिनको ये तैनात करेंगे, उनमें आप कहेंगे पहला होता है सीपीआईओ। सीपीआईओ का मतलब केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, और दूसरा राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिसे हम एसपीआईओ कहते हैं। ठीक है, तो एक सीपीआईओ और एसपीआईओ किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऑफिस में तैनात किए जा सकते हैं। यह कोई निश्चित संख्या इनकी नहीं होती कि कितने लोग, मतलब इनको स्थापित किया जा सकता है। जितनी जरूरत होती है उतनी तैनाती की जा सकती है सीपीआईओ की या फिर एसपीआईओ की है। सीपीआईओ मतलब जो केंद्र की तरफ से, यानी जिसे हम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, जो सेंट्रल पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यहाँ पर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात की गई है। सेक्शन 5। सेक्शन 6 क्या कहता है साथी, सेक्शन 6 कहता है कि जो आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का जो आवेदन है, आरटीआई द्वारा सूचना मांगे जाने का आवेदन। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि आवेदन को कैसे मांगा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि आवेदन हिंदी में मांगा जा सकता है, इंग्लिश में मांगा जा सकता है, या फिर जिस एरिया से आप कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हैं उस एरिया के लैंग्वेज में, यानी क्षेत्र की आधिकारिक भाषा के में भी मांगा जा सकता है।
क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में भी मांगा जा सकता है, सेक्शन 6 कह रहा है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहीं पर हम जब सेक्शन 7 की बात करें, सेक्शन 7 की बात करें, तो सेक्शन 7 कह रहा है साथी कि जो आवेदन है उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, यानी आवेदन का निपटारा, आवेदन का निपटारा। ठीक है बेटा, आवेदन का निपटारा। ध्यान दीजिएगा, सूचना देना कब तक अनिवार्य है, कितने दिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आवेदन जिस दिन प्राप्त हो उसके 30 दिन के भीतर क्या सूचना का जवाब देना पड़ेगा। यदि सूचना किसी के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह तुरंत 48 घंटे के अंतर्गत देना होगा, के अंदर। अगर किससे संबंधित है, किसी के जीवन या फिर क्या, किसी की स्वतंत्रता, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर क्या इस सूचना का, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किसी ने अगर कोई फाइल करा है तो उसको आप तुरंत जवाब देंगे। ठीक है। यदि सूचना अधिकारी तय समय सीमा सूचना नहीं देता है तो माना जाएगा कि उसने आवेदन निरस्त कर दिया है। यानी अगर कोई अधिकारी 30 दिन के अंदर, या अगर जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, इसने नहीं दिया इतने में जवाब, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसने उस कौन से उस जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया हो। ठीक है बच्चा, तो ये एक बेसिक कंसेंट है, यह एक बेसिक कंसेंट है। उम्मीद है कि यहां पर चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है बच्चा, तो आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत सेक्शन 7 तक चीजें पढ़ चुके हैं। चलिए अब इसके आगे अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, सेक्शन 8 जो है क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ जानकारियों के न दिए जाने की बाध्यता की समाप्ति करता है। यानी कुछ जानकारी जो सेंसिटिव है उसको ना देने की समाप्ति करता है। ठीक है बच्चा, जैसे देश की अखंडता, प्रभुता, या फिर सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित की बात होती है तो वह सूचना नहीं दे सकती। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस धारा में ये बात बताई गई है, तो सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 में बताया गया है, यानी कुछ जानकारी न दिए जाने की बाध्यता। ठीक है, एग्जेम्पशंस। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या बताया गया है, एग्जेम्पशंस। किसके बारे में, कि जो नहीं सूचना दी जानी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आरटीआई की जो धारा सूचना के प्रकटीकरण को छूट प्रदान करता है तो वो किस किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 8 के अंतर्गत है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि देश की अखंडता, जो प्रभुता है, सुरक्षा है, या फिर कुछ वैज्ञानिक जानकारी है जिसको हम नहीं देना चाहते, तो सरकार इसको नहीं देना चाहती। या फिर कई बार ऐसा होता है कि विदेशी सरकार द्वारा विश्वास करके दी गई जानकारी, उसमें भी सरकार बचता है। किसी के जीवन को खतरा हो, शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो, तो उसमें भी नहीं दे सकती। अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन से संबंधित आदि की जानकारी भी नहीं दी जा सकती। ठीक है, या फिर आप, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, मंत्रिमंडल के कागज पत्र, मंत्रिमंडल के कागज व पत्र, ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको भी नहीं दिया जा सकता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद हम आगे बात करें, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जैसे सेक्शन 11, सेक्शन 11 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सेक्शन 11 हम बस महत्वपूर्ण जानकारी जो है, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसी पर बात कर रहे हैं। सेक्शन 11 कह रहा है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, यदि सूचना अधिकारी से किसी पर व्यक्ति की सूचना या उसके द्वारा दी गई वस्तु की सूचना मांगी जाती है और व्यक्ति द्वारा वह सूचना गोपनीय बताई गई है, तो जवाब जो होता है वह या तो मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन सूचना अधिकारी आवेदन से 5 दिन के भीतर उस व्यक्ति को सूचना देगा और पूछेगा कि जानकारी दे दी जाए या नहीं। तो ये भी एक अलग इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको आप समझेंगे कि अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है तो उसमें भी सरकार थोड़ी सी बचा करके, थोड़ा सा बचा करके उसका क्या करती है, निवारण करती है, उसका जवाब देती है। ठीक है, ये भी एक बहुत अलग मुद्दा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेक्शन 12 है, आगे हम जब बात करते हैं सेक्शन 12, सेक्शन 12 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करता है, यानी सीआईसी। सीआईसी यानी क्या, जो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग है, सीआईसी के बारे में बात करता है। गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इसमें क्या होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इसमें अधिकतम 10 लोग हो सकते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम कितने, 10 लोग हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसमें लोकसभा का नेता विपक्ष एक सदस्य होता है। पीएम की सिफारिश पर एक मंत्री और इसमें ऐड किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करें सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 जो कह रहा है वो कहता है कि इनकी पदावधि या शर्तें क्या होंगी, जो सीआईसी के सदस्य हैं। ठीक है, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे और अन्य सदस्य होंगे, कितने समय के लिए इनको डिसाइड किया जाता है, तो ये सरकार तय करती है। लेकिन इसमें एक चीज डिसाइडेड रहती है कि 65 वर्ष से अधिक लोगों को, 65 वर्ष की ऊपर के व्यक्तियों को नहीं रखा जाएगा। यानी ये या तो सरकार तय करेगी कि किसको कब तक रखना है, या तो वह व्यक्ति 65 वर्ष पहले पूरा कर ले, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति सीआईसी में अगर काम कर रहा और वो अपने पद से रिटायर हो गया, तो क्या उसको दोबारा उस पद पर रखा जा सकता है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, उसमें नहीं रखा जा सकता। एक इसी से रिलेटेड 2019 में एक संशोधन हुआ है। 2019 में एक संशोधन हुआ है साथी, कि सीआईसी में और भी सदस्य ऐड किए जा सकते हैं। सीआईसी में कुछ अन्य सदस्य भी ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, इसके सीआईसी के जो सदस्य होंगे उनको केंद्र सरकार पेमेंट करेगी, यानी उनका सैलरी, उनकी चीजें संचित निधि से नहीं आती। ध्यान दीजिएगा। इसके आगे हम बात करें सेक्शन 15। सेक्शन 15 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एसआईसी की बात की गई है, यानी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमेटी की बात की गई है, यानी एसआईसी, या फिर आप ये कह सकते हैं एससीआईसी। ठीक है, एससीआईसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसमें भी टोटल राज्य की तरफ से एक सूचना आयुक्त रहेगा और मैक्सिमम 10 लोगों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, इसका जो मुख्य अधिकारी होगा, अध्यक्ष होगा, वह सीएम होगा, और सीएम के अलावा विधानसभा का एक विपक्ष का नेता होगा, और सीएम द्वारा सिफारिश पर एक मंत्री भी इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 16 की बात करें तो सेक्शन 16 में बताया गया है साथी कि जो राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों की पदावधि और शर्तें, तो एससीआईसी है, इसके पदावधि और शर्तों की बात की गई है। पदावधि व शर्त, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें सेक्शन 17 जो है, राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों को
पद से हटाए जाने के बारे में बात करता है। सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 किसके बारे में बात करता है? राज्य सूचना अधिकारियों के पद से हटाए जाने की बात, पद से हटाए जाने की बात। हटाए जाने की बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद राज्यपाल द्वारा इनको हटाया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यपाल द्वारा जो SCIC के सदस्य होते हैं उनको हटाया जाता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद से ही हटाया जा सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। इसी में सेक्शन 18 की बात कर लें तो जो सेक्शन 18 है, सेक्शन 18 क्या कह रहा है कि आयोगों की जो शक्तियां हैं और उसके कर्तव्य हैं, आयोगों की शक्तियां व कर्तव्य, आयोग की शक्तियां एवं कर्तव्य, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। उसी के बाद सेक्शन 19 की बात करें, इसी में 19 में क्या बताया गया है? 19 में अपील की बात की गई है। अपील यानी अगर 30 दिन के भीतर अगर आपकी जानकारी नहीं आती है, जो आपको जानकारी चाहिए, तो आप पहला अपील कर सकते हैं और इस अपील का रीजन आप बता सकते हैं कि आपने 30 दिन के भीतर जानकारी प्राप्त नहीं की। आप ये जो अपील करेंगे, ये जो आप अपील दोबारा करेंगे, इस अपील को आप कर कहाँ सकते हैं? तो आप इस अपील को उसी सेम विभाग में, सेम डिपार्टमेंट में, सेम डिपार्टमेंट में फिर से अपील करेंगे, ठीक है। दूसरा अपील आप कब कर सकते हैं? दूसरा अपील आप 90 दिन के भीतर, प्रथम अपील के निरस्तीकरण, प्रथम अपील के निरस्तीकरण के बाद 90 दिन के भीतर आप दोबारा कर सकते हैं। यह जो अपील है ये कमीशन के पास यानी लोक सूचना आयोग के पास, यानी जो लोक सूचना आयोग के अंतर्गत पब्लिक जो पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन यानी जो PIC है, इसके अंतर्गत जो CIC और SCIC है, इसके पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 20 में बताया गया है, सेक्शन 20 में बताया गया है कि इनकी शक्तियां क्या है, इनकी शक्तियां क्या है और इन पर पेनाल्टीज जो लगते हैं, शक्तियां और पेनाल्टीज, ठीक है। राज्य और केंद्र सूचना आयोग को लगता है कि PIO ने बिना उचित कारण बताए आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाती है, ठीक है। या फिर गलत तरीके से सूचना देने के लिए मना किया गया है तो भी पेनाल्टी लगाई जा सकती है। जानबूझ करके गलत अगर इंफॉर्मेशन दी है तो भी इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है। या फिर सूचना को नष्ट करने की बात करते हैं तब भी इन पर पेनाल्टी लगाया जा सकता है। तो इनके पेनाल्टी का जो प्रोसेस है, पेनाल्टी का जो प्रोसेस है उसमें ये है कि 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आवेदन प्राप्त होने तक, सूचना दिए जाने तक 250 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। 250 रुपए पर डे के हिसाब से मतलब लेना होगा। 25,000 से अधिक PIO पर 25,000 से अधिक जो PIO है उस पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 24 इसमें दूसरे अनुसूची में वर्णित संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशन पर RTI के प्रभावी नहीं होगा। जो अनुसूची 2 है उस पर RTI प्रभावी नहीं होता बताया गया है। सेक्शन 25 क्या कह रहा है? सेक्शन 25 कहता है कि मॉनिटर करना है और रिपोर्ट करना है, किसको?
जो इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, रिपोर्ट कब तैयार हुआ, कब कहाँ पर कैसे पहुंचा, उसका एनुअल रिपोर्ट बनाता है। सेक्शन 27 क्या कह रहा है? सेक्शन 27 कह रहा है कि एक्ट के संबंध में नियम बनाने की शक्तियां किसके पास होगा? केंद्र के स्तर पर है तो केंद्र सरकार, और राज्य के स्तर पर है तो राज्य सरकार। वहीं पर सेक्शन 28 क्या कहता है? सेक्शन 28 कहता है बच्चा कि सक्षम प्राधिकारी यानी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नियम बनाने की शक्ति, यानी जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, सक्षम अधिकारी है, उसको नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। वहीं पर सेक्शन जो 30 है, सेक्शन 30 क्या कह रहा है? आरटीआई से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की जिम्मेदारी और शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। अंतिम समाधान केंद्र सरकार के पास। दिस वॉज ऑल अबाउट रिलेटेड व्हाट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो 2005 से संबंधित जितनी बातें हो सकती है, राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, कुछ दिन में राइटिंग भी आपका बनने लगेगा, मैं आपको यहाँ पर पहले से बता दूं, राइटिंग आपका 1-2 दिन में बनने लगेगा। तो सभी साथियों को धन्यवाद, और सभी साथी एक बार इसको देखिएगा वीडियो, कोई डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, राइटिंग का कुछ इश्यू होगा तो भी बताइएगा, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो बताइए। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट एक्ट के साथ, अधिनियम के साथ, उसमें नई बातें करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।